जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में बताएंगे। आपको बताया गया है कि हर एक सब्जेक्ट का 2 महासंग्राम रिवीजन क्लास आएगा, जिसमें आपके सभी सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा। ये आपकी पहली वीडियो है। साथ ही साथ यह जो नोट्स आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल फ्री ऑफ कास्ट कर दिया जा रहा है। वहाँ से लेकर आप इसका जो है अध्ययन कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। पूरे क्लासेस का नोट्स चाहिए तो वह भी टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है, दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि आपका कोर्स टाइटल है फिजिकल जियोग्राफी, इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो भी डाउट रहे पूरा लेक्चर देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए। भौतिक भूगोल हमें पढ़ना है, हमारा पूरा कोर्स टाइटल है। सर्वप्रथम हम भौतिक भूगोल के विषय में जान लें, क्योंकि यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा भौतिक भूगोल के विषय में अवश्य आपसे पूछा गया है। तो भौतिक भूगोल के हम विषय क्षेत्र की बात करें तो भौतिक भूगोल में हम सौरमंडल की उत्पत्ति के विषय में पढ़ते हैं, नक्षत्रों से सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी का संबंध, चट्टानों की संरचना, भूरक्षण निक्षेपण, अपरदन चक्र, जल पवन हिमानी द्वारा निर्मित भूदृश्यों का विश्लेषण, वायु की दशाएं, महासागरों की संरचना, जंतुओं का वितरण एवं स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। जो भौतिक भूगोल है, इसके अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अगला हमारा प्रश्न, भौतिक भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं बताइए। भौतिक भूगोल की उपशाखाओं की बात करें तो इसमें खगोलीय विज्ञान आता है, मिश्रित भौगोलिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान आ जाता है, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, हिमनद विज्ञान, मृदा भूगोल, जैव भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल भौतिक विज्ञान की प्रमुख उपशाखाएं हैं। भौतिक का अर्थ आप अगर समझ रहे होंगे तो सभी भौतिक चीज़ों के विषय में अध्ययन जो है वह उसके क्षेत्र है, और उस पर बने विज्ञान जो है वह उपशाखाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीसरा प्रश्न, भौतिक भूगोल का अर्थ बताइए। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण से परस्पर संबंध रखने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जो मानव जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न, भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है। आर्थर होम्स के अनुसार हम भौतिक भूगोल की परिभाषा को देखेंगे। हमने हर एक चैप्टर पढ़ाते हुए आपको समझाया है कि किसी भी चीज़ की परिभाषा एक आप ऑर्डिनरी अपनी भाषा में लिखते हैं, साथ ही साथ अगर आप किसी विद्वान के द्वारा दिए गए परिभाषा को लिख देते हैं तो जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, आप उनका एक प्रकार से आपका उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, बच्चे ने पढ़ा हुआ है, विद्वानों के द्वारा दिए गए जो परिभाषाएं हैं उनको समझता है और उसको लिखा हुआ है, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषा को आप अवश्य देखें। भौतिक भूगोल की हम परिभाषा आर्थर होम्स के अनुसार अगर देखें तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। किसका अध्ययन? भौतिक जो पर्यावरण है उसी का अध्ययन भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातली उच्चावच, सागर, महासागरों तथा वायु के विवरणों का अध्ययन करता है। उपशाखाओं की बात हमने पहले ही कर ली है। ये सब भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये सभी क्या हैं, भौतिक भूगोल की उपशाखाएं हैं। भौतिक भूगोल की प्रकृति की बात करें तो इसमें पर्यावरणीय तत्वों के प्रतिरूप तथा स्थानिक संबंधों के प्रादेशिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। इसमें भौतिक भूदृश्यों को बहुत सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित किया जाता है, और यह जो है मानव तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। चौथा क्या इसका प्रकृति में आता है, यह भौतिक वातावरण के विभिन्न प्रकार के घटकों का विश्लेषण करता है। इसकी प्रकृति के अंतर्गत समुद्र विज्ञान, जैव विज्ञान, मृदा विज्ञान के घटकों की व्याख्या की जाती है। तो यह इस प्रकार से हर एक प्रश्न को बस आप ध्यान से सुनिए, और आपको दिए गए जो नोट्स आपको इसका दिया जाएगा, अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। हर एक छोटे से बड़े टॉपिक को आपके इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो आएगी उसमें जो हाफ सिलेबस लास्ट का रहेगा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए चैनल पर बने रहें। वीडियो को अवश्य लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों का इस वीडियो से लाभ होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भू आकृति विज्ञान क्या है, जो कि क्या है, भूगोल
भौतिक भूगोल की उपशाखा है। तो भौतिक भूगोल की उपशाखा जो भू आकृति विज्ञान है उसको हम समझें तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत ग्लोब के स्थलमंडल के उच्चावचों, उनके निर्माणक प्रक्रमों तथा उनके एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। जब ब्रह्मांड 100 मिलियन वर्ष पुराना हुआ तो तारों का उद्गम शुरू हुआ, जिसमें केवल हाइड्रोजन गैस की स्थिति एक प्रकार से दी गई। लगभग इसी प्रक्रिया से 4 अरब 49 करोड़ एक प्रकार से वर्ष पूर्व सूर्य के उत्पत्ति की प्रक्रिया जो है वह शुरू हुई थी। आकाशगंगा एवं निहारिका की बात करें तो आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत जो है हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचालन से होती है। इसे हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूलकणों एवं गैसों के तंत्र को ही क्या कहते हैं? हम आकाशगंगा की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मंदाकिनी किसे कहते हैं? हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है हम उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। जो हमारा सौरमंडल है वह जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे ही हम मंदाकिनी कहते हैं। यह जो है सर्पिलाकार है एवं कई आकाशगंगाओं के बृहद समूह का सदस्य है, जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा जो है एंड्रोमेडा है, जो सौरमंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। गैलीलियो ने सबसे पहले मंदाकिनी को देखा हुआ था। मंदाकिनी क्या है? हमारा जो सौरमंडल है जिस आकाशगंगा में स्थित है उसी को हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। और इसको सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने इसे सबसे पहले देखा हुआ था। अगला प्रश्न, सौरमंडल से क्या आशय है? सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त उसके 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? सौरमंडल का आकार जो है तस्तरी नुमा है, जिसके मध्य में सूर्य स्थित है। संपूर्ण सौरमंडल का व्यास जो है कितना है? 733 करोड़ मील है। आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा जाता है। कुल मिलाकर कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इसका व्यास की बात करें तो 733 करोड़ मील जो है संपूर्ण सौरमंडल का व्यास है। इसके मध्य में जो है जैसे ये बताया गया है कि तस्तरी नुमा है, आपको ट्रे देखे होंगे, तो इसी तरह जो है हमारा सौरमंडल है, बीच में हमारा क्या है? सूर्य है। और यह जो व्यास है वह 733 करोड़ मील है और इसके 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के बाह्य ग्रह में बांटा गया है। और यह जो है एक प्रकार से इसमें जो सौरमंडल है इसमें 8 ग्रह उपस्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य से आप क्या समझते हैं? सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ इस पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग कितना है? 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सोचिए कितना बड़ा है। पृथ्वी जब इतनी बड़ी है उससे 109 गुना बड़ा सूर्य है, तो सोचिए उसमें ताप कितना होता है। उसके पास जाने पर लोगों का क्या होगा? किसी एक ग्रह अगर वह चला गया उसके आसपास तो उसका क्या हाल होगा। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की सतह का निर्माण जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम आदि तत्वों से हुआ है। वह कितने तत्वों से? लगभग बहुत से तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपने देखा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की गति बताइए। पृथ्वी की निम्नलिखित 2 गतियां हैं, कौन कौन सी? एक तो दैनिक गति है और दूसरा है वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 50 मिनट में घूमकर एक चक्कर पूरा करती है, इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा जो है 365 दिन 5 घंटे तथा 48 मिनट में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 29.80 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से करती है। पृथ्वी जो है इतनी तेज से ये मान लीजिए पृथ्वी है, यह ऐसे करके घूमती है 23 घंटे 50 मिनट में, और ये यहाँ पर सूर्य है इसका एक चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न, पृथ्वी के भू परिभ्रमण का प्रभाव बताइए। पृथ्वी की दैनिक गति के प्रभाव जो है निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? दिन रात का होना, जिससे होता है जैसे कि ये पृथ्वी हमने बताया ये ऐसे एक बार घूमती है वह 23 घंटे में तो 50 मिनट में, तो यह उससे क्या प्रभाव पड़ता है? यह जो घूमती है और उसी से जो है दिन रात होता है। प्रातः, मध्याह्न,
सायं एवं अर्धरात्रि आदि का होना, दिन रात के परिणाम का निर्धारण, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का ज्ञान होना, पवनों तथा समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन होना आदि, यह सभी क्या है, दैनिक गति के प्रभाव हैं। अब हम वार्षिक गति के प्रभाव की बात करें तो यह वर्ष का निर्माण करता है, ऋतु परिवर्तन करता है, दिन रात का छोटा बड़ा होना, सूर्य की मध्याह्न बेला की ऊंचाई का बदलते रहना, कर्क तथा मकर रेखाओं तथा कटिबंधों का निर्धारण, ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का होना और भूमध्य पर दिन और रात की समानता होना, ये सभी वार्षिक गति के परिणाम हैं। अगला प्रश्न हमारा है सियाल क्या है। परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इस परत की रचना जो है सिलिका तथा एल्युमिनियम से हुई है। इसी कारण इस परत को क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व कितना है, 2.9 है और इसकी औसत गहराई कितनी है, 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है तथा इसमें पोटेशियम, सोडियम तथा एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। महाद्वीपों की रचना क्या सियाल से ही मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा निफे किसे कहते हैं। जो सीमा की परत होती है उसे नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत पाई जाती है, इसे ही क्या कहा जाता है, निफे कहा जाता है। क्योंकि इसकी जो रचना है निकेल और फेरियम से मिलकर हुई है, इसीलिए निकिल के Ni और फेरियम का Fe, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, निफे पड़ गया है। इस परत का व्यास जो है 4300 मील के लगभग है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 17वां प्रश्न। महासागर जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग जल सागरों में पाया जाता है। महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग जो है यह खारे पानी का विशाल क्षेत्र है। यह पृथ्वी के 71% भूभाग को ढके रहता है। विश्व के महासागरों एवं सागरों का क्षेत्रफल जो है 367 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विश्व का लगभग 98% जल सागरों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व में 5 महासागर कौन कौन से हैं। 5 महासागरों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर को ही दक्षिणी महासागर कहा जाता है। इस प्रकार से विश्व में 5 महासागर उपस्थित हैं और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम 19 नंबर, महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप जो है सागर तल से एक औसत ऊंचाई तक ऊपर उठे हुए पृथ्वी के क्रमबद्ध विस्तृत भूभागों को कहते हैं। इसके अंतर्गत सागर निहित लगभग 600 फुट तक की महाद्वीपीय मग्न तट भूमि तथा महाद्वीपीय मग्न ढाल को भी सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व में कितने महाद्वीप हैं, यह तो आपको अवश्य याद होना चाहिए। कुल मिलाकर विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हमारा एशिया महाद्वीप में हम हैं, फिर बगल में अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये कुल मिलाकर 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर, एशिया महाद्वीप के विषय में हम जानें तो एशिया जो है आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं जो हैं यूरोप से मिलती हैं। विश्व के कुल भूभाग का यह 30% एशिया में पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। एशिया को 48 देशों में विभाजित किया गया है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से भी, क्षेत्र की दृष्टि से भी, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है और जिसमें हम लोग भी, भारत जो हमारा है वह भी एशिया महाद्वीप में है। और जो एशिया महाद्वीप है इसे 48 देशों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप आप जान ही रहे होंगे, जब आ रहा था खोज करने, वास्को डी गामा से पहले जो आ रहे थे खोज करने भारत की, वह आते हैं, वह केप ऑफ गुड होप में अफ्रीका के ही एक स्थान पर रुक जाते हैं। उसके पश्चात वास्को डी गामा आता है, भारत के मार्ग की खोज करता है, भारत की खोज नहीं करता। अगला प्रश्न हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब दूसरे नंबर पर क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। यह जो है 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश एवं 1.7 डिग्री 33 मिनट पश्चिमी देशांतर से 51 डिग्री 33 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
मुख्य मध्याह्न रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश की राजधानी अफ्रा शहर से होकर गुजरती है। अगर आपको पता है तो आप बताइए भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश और कितने देशांतर से कितने देशांतर के मध्य जो है हमारा उपस्थित है। तो यह आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, यह सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर जानकारी कहीं से ले, लेकिन आपको यह याद अवश्य होना चाहिए, आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसमें हम देखेंगे अफ्रीका जो है पठारों का महाद्वीप है। अफ्रीका जो है महाद्वीप का धरातल प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग है। अगला प्रश्न हमारा भू संतुलन क्या है। अपनी अक्ष पर परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित विभिन्न भागों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान आदि एवं गहराई में स्थित भाग जो है झील, सागर आदि में भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही हम क्या कहते हैं, भू संतुलन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्लावी हिम क्या है। सागरी जल में तैरते बड़े बड़े हिमखंड को क्या कहा जाता है, प्लावी हिम कहा जाता है। जो सागरी जल है उसमें बड़े बड़े जो एक प्रकार से बर्फ के खंड तैरते रहते हैं उसी को हम प्लावी हिम कहते हैं। इस हिमराश को अल्पांश 1/9 भाग जल के ऊपर दिखाई पड़ता है और अधिकांश जल में डूबा रहता है। इनका अधिकांश भाग 8/9 भाग जो है जल के नीचे डूबा रहता है और 1/9 भाग जो है वह दिखाई देता रहता है। अतः यह जलयानों के लिए एक बड़ा अवरोधक होता है। तटीय हिम में विलग प्लावी हिमशैल प्रायः जो है आयताकार एवं सपाट पृष्ठ वाला होता है, किंतु किसी हिमनद से विलग होने वाला आइसवर्ग अनिश्चित आकार का होता है। प्लावी हिमशैल के प्रधान स्रोत जो है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका की विशाल हिम चादरें होती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे तैराव का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ फ्लोएशन क्या होता है। तरल भाग में किसी भी वस्तु के तैरने के लिए उसका 9 भाग तरल में तथा 1 भाग तरल भाग के ऊपर होना चाहिए। इसी को तैराव का नियम कहा जाता है या तैराव का सिद्धांत कहा जाता है। सर जॉर्ज एयरी ने भू संतुलन के संदर्भ में इसी सिद्धांत का परोक्ष रूप से उपयोग किया हुआ है। तैराव के नियम के अंतर्गत यह कहा गया है कोई भी एक भाग है उसका 9 भाग जो है वह जल के अंदर होना चाहिए और 1 भाग जो है आप वह जल के बाहर होना चाहिए तैरने के लिए। यही क्या है, तैराव का सिद्धांत। अगला प्रश्न हमारा क्या है, समस्थितिक संतुलन पर एयरी के विचार क्या हैं। एयरी ने विभिन्न स्तंभों जैसे कि पर्वत, पठार और मैदान आदि के घनत्व को एक जैसा माना है, अतः उसने विभिन्न मोटाइयों के साथ एक समान घनत्व के विचार को सुझाया हुआ है। पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के पदार्थों से बनी है। इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सियाल के नाम से जाना जाता है। वह नीचे की परत से कम घनत्व वाला। एयरी ने माना कि सियाल से बनी भूपर्पटी सीमा की परत ऊपर तैर रही है। भूपर्पटी की परत का घनत्व एक समान है जबकि इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई जो है अलग अलग है। इसी कारणवश इनकी जड़ें जो हैं विकसित हो गई हैं तथा नीचे गहराई में सीमा जो है स्थापित हो गया है। अगला प्रश्न भूसंतुलन पर प्राट का विचार क्या है। भूसंतुलन क्या है इसको हमने आपको अभी समझाया, आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। अब हम देखेंगे भूसंतुलन पर प्राट महोदय जो हैं उनका विचार क्या है। प्राट जो है उन्होंने विभिन्न ऊंचाइयों के भूभागों को भिन्न भिन्न घनत्व का माना हुआ है। ऊंचे भूभागों का घनत्व कम है जबकि कम ऊंचाई वाले भूभागों का अधिक। अगर कोई ऊंचा स्तंभ है तो उसका घनत्व कम होगा और अगर कोई स्तंभ छोटा है तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। इसको सही मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया है कि विभिन्न ऊंचाइयों के सभी स्तंभों की क्षतिपूर्ति अधः स्तर की एक निश्चित गहराई पर होती है और इस प्रकार से एक सीमा रेखा खींच दी जाती है जिसके ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों का क्या हो जाता है, दबाव पड़ता रहता है। अगला प्रश्न आपका ज्वालामुखी का अर्थ बताइए। ज्वालामुखी जो है उसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो वही क्या कहलाती है, ज्वालामुखी। ज्वाला और मुखी जिसके मुख से क्या निकलती रहे, ज्वाला, आग निकलती रहे, वही ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो पदार्थ निकलते हैं वे प्रायः अत्यधिक ताप के कारण लाल अंगारे जैसे होते हैं तथा दूर से ये आग की लपट की तरह लगते हैं। इसी प्रकार कुछ ज्वलनशील गैसें होती हैं जिनके प्रज्वलित होने पर लपटें उठती हैं। ज्वालामुखी एवं आग की ज्वाला से कोई संबंध
नहीं है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी के वर्गीकरण की विषय में हम बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला, ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार वर्गीकरण। इसमें दो होते हैं प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार वर्गीकरण, तो यह दो होते हैं। कौन कौन से? एक केंद्रीय उद्भेदन वाला ज्वालामुखी और दूसरा उद्गार की अवधि के अनुसार दूसरा है दरारी उद्भेदन द्वारा ज्वालामुखी। लेकिन जो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी होते हैं वह भी एक प्रकार से 5 प्रकार के होते हैं। पहला, हवायन प्रकार के उद्गार वाले ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोलियन प्रकार के ज्वालामुखी, वुल्केनियम प्रकार के ज्वालामुखी, वेसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी, पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी। और दूसरा क्या होता है? दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। उद्गार की अवधि के अनुसार अगर हम देखें तो यह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा शांत ज्वालामुखी। अब हम देखेंगे वेसुवियस अर्थात तुल्य ज्वालामुखी के विषय में। इस ज्वालामुखी के विस्फोट के समय गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ जो है आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ज्वालामुखी जो है बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है। जब विस्फोटित पदार्थ जो है काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस एवं वाष्प से निर्मित जो ज्वालामुखी जो है वह बादल गोलाकार हो जाता है। इस प्रकार का उद्भेदन जो है 79 ईस्वी में वेसुवियस में हुआ था और इसका नाम भी वेसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी रख दिया गया तभी से। अगला प्रश्न, जागृत ज्वालामुखी क्या होता है? जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं उसे क्या कहता जाता है? जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। जागृत आप इसके शब्द से भी जान रहे होंगे, कोई भी व्यक्ति जगा हुआ हो, जागृत किसे कहा जाता है समझ लीजिए। शब्द के अर्थ से आप प्रकार को अच्छे से समझ पाएंगे। जिसमें कुछ न कुछ क्रिया करती रहे, मतलब जो ज्वालामुखी है उसमें जो क्रियाएं हैं वह सक्रिय रहें तो वह क्या कहलाएगी? जागृत ज्वालामुखी। इटली का जो एटना है तथा स्ट्राम्बोली इसी प्रकार के ज्वालामुखी हैं। इन ज्वालामुखियों से सदैव जो है प्रज्वलित गैसें निकला करती हैं जिससे आसपास के भाग जो है प्रकाशमान रहते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रकार है प्रसुप्त ज्वालामुखी। कुछ ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत हो जाते हैं तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण नहीं दिखते, पर अचानक से उनसे विस्फोट या शांत उद्भेदन हो जाता है जिससे अपार धन जन की हानि उठानी पड़ती है। ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? जिनके उद्गार के समय तथा स्वभाव के विषय में कुछ निश्चित नहीं होता है तो वर्तमान समय में शांत से नजर आते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न हमारा, शांत ज्वालामुखी क्या है? जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाए तथा उसके मुख में जल आदि भर जाता है एवं झीलों का निर्माण हो जाता है तो पुनः उसे उद्गार की संभावना नहीं रहती। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार जिनमें बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ हो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के कारणों के विषय में हम जानें तो पहला कारण होता है ज्वालामुखी भूपटल के कमजोर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो भूपटल के कमजोर क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं। अगला जो है कारण है, ज्वालामुखी का उद्गार जो है पृथ्वी के भीतर एक ऐसी परत से संबंधित है जो बेसाल्ट की बनी है तथा इसी स्थान से लावा ऊपर आता है। तीसरा कारण, ज्वालामुखी का उद्गार किसी विशेष प्रकार की चट्टान की परत से संबंधित नहीं है। इस प्रकार के पदार्थों का निर्माण अत्यधिक ताप से कई प्रकार की चट्टानों के पिघलने से होता है। चौथा है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय तप्त लावा पदार्थ निकलता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, धुआंरे क्या है? धुआंरे अथवा धूम्र छिद्र जो है लैटिन भाषा के फ्यूमरोल शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य ऐसे छिद्र से होता है जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है। दूर से देखने से ऐसा लगता है कि मानो जोरों से धुआं ही धुआं निकल रहा है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? धूम्र छिद्र या धुआंरे कहा जाता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, भूसन्नति की अवधारणा क्या है? भूसन्नति भूविज्ञान तथा भू आकृति विज्ञान की एक अपेक्षाकृत पुरानी संकल्पना और शब्द है जिसका व्यवहार अभी भी कभी कभी ऐसे छिछले सागरों तथा सागरीय द्रोणियों के लिए किया जाता है जिनमें अवसाद जमा होने और तली के धंसाव की प्रक्रिया चल रही हो। हाल और डाना ने भूसन्नतियों की परिकल्पना एप्लेसियन पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए की हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अपनति क्या है? अपनति जो होता है वह अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन से उत्पन्न संपीड़ात्मक जो बल के कारण परतदार शैलों में उत्पन्न होने वाले वलन ऊपर उठे भाग को हम क्या कहते हैं? अपनति कहते हैं। और
समपनति क्या क्या होती है? वलीय पर्वतीय क्षेत्रों में जब एक वृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां तथा अभिनतियां बन जाती हैं तो उस संरचना या आकृति को हम क्या कहते हैं? समपनति कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्लेट विवर्तनिकी क्या है? आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस लाई जा रही हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपका भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं, आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे वह भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे रूप से कर सके। हालांकि दोस्त का भला छुप छुप के पढ़ाई करते हैं, ऐसे भी दोस्त होते हैं, तो आप लोग ऐसा ना करें, दोस्तों के पास शेयर करें, वह भी अच्छे से पढ़ाई करें। अगला प्रश्न, प्लेट विवर्तनिकी क्या है? प्लेट विवर्तनिकी जो है एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातली उच्चावचों के निर्माण तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक विवरण की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ उसको हमें देखना है। तो सन 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। वर्ष 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इसको हमने चैप्टर के माध्यम से आपको समझाया है कि किस प्रकार से प्लेटों के ऊपर अध्ययन लोगों ने किया हुआ है। अगला प्रश्न, प्लेट के संचरण के कारण क्या होते हैं? प्रमुखतः जो संवहन तरंग, कटक दबाव तथा स्लैब खिंचाव को सम्मिलित रूप से प्लेट संचलन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। किन किन कारणों से प्लेट संचलन होता है? संवहन तरंगों द्वारा, कटक दबाव द्वारा और स्लैब खिंचाव, इन सभी के द्वारा प्लेट संचलन इनके द्वारा जो है होता है, जिसमें संवहन तरंगों का योगदान सर्वाधिक होता है। उल्लेखनीय है कि संवहन तरंगों की उत्पत्ति तापमान में वृद्धि एवं दाब में कमी के कारण गर्म गलित पदार्थ अथवा मैग्मा के प्रभाव से होती है। अगला प्रश्न हमारा 42, चट्टान किसे कहते हैं? पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की पपड़ी होती है उसके पदार्थों को हम चट्टान कहते हैं। चट्टान ग्रेनाइट तथा बालुका पत्थर के समान कठोर हो सकती है। चट्टान की रचना जो है खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक सेल में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण रहता है। पपड़ी की सेलों की रचना जो है लगभग 2000 खनिजों से हुई है। इनमें 6 खनिज अंशों की प्रधानता रहती है। कौन कौन से? फेल्सपार, क्वार्ट्ज या स्फटिक, पायरोक्सिस, एम्फीबोतस, माइका या अभ्रक या ओलिवियन, ये 6 खनिज जो हैं इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, चट्टानों के प्रमुख विचारों की प्रकारों की बात करें तो यह 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान की रचना जो है धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ अर्थात मैग्मा के सतह के ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकल पाने से पहले ही सतह के नीचे ही ठंडे होकर इन पिघले पदार्थों के ठोस रूप में जम जाने से होती है। अगला हमारा प्रश्न है अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। अर्थात छोटी छोटी जो चट्टानें होती हैं कहीं पर एकत्रित हुई हैं, बाद में किन्हीं कारणों से, रासायनिक कारणों से, किन्हीं भी प्रतिक्रिया से जो है वह एकत्रित होकर एक परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान कहा जाता है। अवसादी चट्टान का निर्माण जो है जल, वायु, हिमानी किसी भी कारक द्वारा हो सकता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट अवसादी चट्टानों के एक प्रकार से उदाहरण है। अगला प्रश्न, अवसादी चट्टानों की विशेषताओं की बात करें तो अवसादी चट्टान जो है परतदार होती है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टानें अधिकांशतः परतदार रूप में पाई जाती हैं और इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला, पीट, बलुआ पत्थर, सीमेंट बनाने की चट्टानें जो है वह
पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, कायांतरित चट्टानें आग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्से से बनी होती हैं तथा इनकी बनावट रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वलन क्या है? पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ते जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। वलन के ऊपर उठे भाग को हम क्या कहते हैं? अपनति, और नीचे धसे भाग को अभिनति हम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पंखा वलन क्या है? वृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां मिलती हैं जो इस आकृति को समअपनति कहते हैं, और इस तरह की संरचना का निर्माण उस समय होता है जबकि क्षैतिज संचलन समान रूप से क्या होती है? कार्यान्वित नहीं होती है। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर संपीड़न में विभिन्नता के कारण इस तरह की आकृति का निर्माण होता है, और इस तरह के वलन को हम क्या कहते हैं? पंखा वलन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न आ गया, भ्रंश किसे कहते हैं? तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को हम क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या अंशतल हम कहते हैं। अगला प्रश्न आपका, भ्रंश कगार किसे कहते हैं? भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारों को हम क्या कहते हैं? अंश कगार कहते हैं। अधिक खड़े ढाल के कारण कगार कभी कभी क्लिफ के समान होते हैं। कगार का निर्माण जो है सदैव अंशन द्वारा ही नहीं होता, कभी कभी कगार का निर्माण जो है अपर्दन द्वारा भी होता है। तो ध्यान से आप बस सुनते रहिए, इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपको समझाया ही गया है। दिए गए नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल से रिवीजन कीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से बताया जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।